कभी सोचा है कि हजारों साल पहले का भारत आखिर कैसा दिखता होगा? चलिए, आज मेरे साथ समय में पीछे चलते हैं और उन कहानियों को खोद निकालते हैं जिन्होंने हमारी सभ्यता की नींव रखी। ये कोई सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, ये तो खोज, ज्ञान और तरक्की का एक कमाल का सफर है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर हमें उस भारत के बारे में पता कैसे चलता है जो वक्त की धुंध में कहीं खो सा गया है। देखिए, इसका जवाब छिपा है कुछ जुनूनी खोजकर्ताओं के काम में, जिन्होंने बिखरे हुए सुरागों को एक एक करके जोड़ा और हमारे सामने अतीत की एक शानदार तस्वीर रख दी। और हमारी कहानी की शुरुआत भी उन्हीं से होती है। ये वो लोग हैं, वो खोजकर्ता और उनके बनाए हुए सिस्टम्स, जिन्होंने हमें प्रागैतिहासिक भारत के रहस्यों को समझने की एक तरह से चाबी थमा दी। तो चलिए मिलते हैं इतिहास के इन जासूसों से। सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। जरा सोचिए, उन्होंने ही 1861 में एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की नींव रखी थी। और फिर आते हैं जेम्स प्रिंसेप। इन्होंने तो कमाल ही कर दिया। खरोष्टी जैसी लिपियों को जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, उसे पढ़कर मानो इतिहास के बंद दरवाजे ही खोल दिए। लेकिन सोचिए जरा, जब आपके पास हजारों साल पुरानी न जाने कितनी चीजें हों, तो आप उन्हें समझेंगे कैसे? यही एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इन सबको एक क्रम में रखने के लिए एक सिस्टम की, एक ढांचे की जरूरत थी, ताकि इतिहास की कहानी को सही तरीके से पढ़ा जा सके। और इस मुश्किल का हल निकाला डेनमार्क के क्रिश्चियन जोर्गेनसन थॉमसन ने। उन्होंने कोपेनहेगन के एक म्यूजियम में रखी चीजों को देखकर एक जबरदस्त आइडिया दिया। उन्होंने कहा, इतिहास को औजारों के आधार पर 3 हिस्सों में बांट देते हैं: पाषाण युग यानी स्टोन एज, कांस्य युग यानी ब्रॉन्ज एज और लौह युग यानी आयरन एज। और बस ये सिंपल सा सिस्टम आज हमारी इस पूरी यात्रा का मैप बनने वाला है। तो चलिए, सबसे पहली और सबसे गहरी परत से खुदाई शुरू करते हैं और पहुंचते हैं सीधे मानव इतिहास के शुरुआती दौर में, यानी पाषाण युग में। अब देखिए, पाषाण युग भी अपने आप में एक बहुत लंबी कहानी है। सबसे पहले पूरा पाषाण काल। और इसकी सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं? उस जमाने में भारत में शुतुरमुर्ग हुआ करते थे। जी हाँ, महाराष्ट्र के पाटणे में उनके अंडों के छिलके मिले हैं। कर्नाटक का हुंसगी भी इसी दौर का एक बहुत जरूरी ठिकाना है। फिर आया मध्य पाषाण काल, लगभग 12,000 साल पहले, जब मौसम में बड़े बड़े बदलाव हुए। और उसके बाद आया नव पाषाण काल, जब मेहरगढ़, बुर्जहोम और चिरांद जैसी जगहों पर पहली बस्तियों की नींव रखी गई। मध्य पाषाण काल में ना एक क्रांतिकारी आविष्कार हुआ, जिसे हम माइक्रोलिथ कहते हैं। ये ब्लेड जैसे दिखने वाले छोटे और बेहद तेज धार वाले पत्थर के औजार थे। भले ही ये साइज में छोटे थे, पर उस समय की टेक्नोलॉजी में ये एक बहुत बड़ा कदम साबित हुए। इनसे शिकार करना और दूसरे काम करना बहुत ज्यादा आसान और सटीक हो गया। पत्थर के औजारों से आगे बढ़ते हुए अब हम उस दौर में एंट्री कर रहे हैं जब इंसानों ने धातु का इस्तेमाल करना सीख लिया था और भारत में पहले शहरों का जन्म हो रहा था। जी हाँ, ये कांस्य युग की शुरुआत थी। और देखिए, जब भी भारत के पहले शहरों की बात होती है तो दिमाग में एक ही नाम गूंजता है: सिंधु घाटी सभ्यता, या जिसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ये लोग सिर्फ शहर नहीं बसा रहे थे भाई, ये तो शहरी नियोजन यानी अर्बन प्लानिंग के मास्टर थे। उनकी सीधी सपाट सड़कें, बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम और पक्की ईंटों के घर आज के इंजीनियरों को भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं। इस महान सभ्यता के सबसे फेमस शहरों में से एक था मोहनजोदाड़ो। पर क्या इसका मतलब पता है? सिंधी भाषा में इसका अर्थ है मुर्दों का टीला। है ना अजीब नाम? ये नाम अपने आप में न जाने कितने रहस्य समेटे हुए हैं। और इस शानदार शहर को दुनिया के सामने लाने का काम किया 1922 में पुरातत्वविद राखाल दास बनर्जी ने। ये एक ऐसी खोज थी जिसने भारत के इतिहास को हजारों साल और पीछे धकेल दिया और हमारी समझ को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। अंदाजा लगाइए, ये सभ्यता कितनी दूर तक फैली हुई थी। इसका सबसे दक्षिणी छोर महाराष्ट्र के दैमाबाद तक था। वहां से कांसे का बना एक अद्भुत रथ मिला है, जिसे तांबे और टिन को मिलाकर बनाया गया था। ये इस बात का सबूत है कि वो लोग धातु की कारीगरी में कितने माहिर थे। कांसे के बाद टेक्नोलॉजी में एक और बहुत बड़ा बदलाव आया। अब हम समय में और आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं लौह युग में।
ये एक ऐसा दौर था जब न सिर्फ औजार बदले बल्कि ज्ञान और आस्था के प्रतीक वेदों की भी रचना हुई। तो कांस्य युग के बाद लौह युग क्यों? जवाब बहुत सीधा है, लोहा। इस दौर में इंसानों ने कांस्य को छोड़कर ज्यादा मजबूत और आसानी से मिलने वाले लोहे के औजार और हथियार बनाने शुरू कर दिए। ये सिर्फ धातु का बदलाव नहीं था, ये एक तरह की तकनीकी क्रांति थी जिसने खेती से लेकर युद्ध तक सब कुछ बदल कर रख दिया। भारत में ये लौह युग लगभग 1500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक चला, जिसे हम समझने के लिए 3 हिस्सों में बांटते हैं: प्रारंभिक, मध्य और उत्तर। इस दौर की एक खास पहचान है चित्रित धूसर मृद भांड, यानी पेंटेड ग्रे वेयर। ये खास डिजाइन वाले स्लेटी रंग के मिट्टी के बर्तन होते थे जो उस समय की बस्तियों में पाए जाते हैं। इतिहास की सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? ये कि वो आज भी हमारे साथ है। ऋग्वेद में जिन नदियों को परुष्णी, शुतुद्री और असिकनी कहा गया है, वे आज भी हमारे बीच रावी, सतलज और चेनाब बनकर बह रही हैं। सोचिए, नाम बदल गए पर नदियां वही हैं, हजारों साल की गवाह। अच्छा, इसी दौर में वेदों की रचना हुई और उनमें से अथर्ववेद अपने आप में बहुत अनोखा है। इसमें सिर्फ देवताओं की प्रार्थनाएं नहीं हैं, बल्कि उस समय के आम जीवन की एक झलक भी मिलती है, जैसे बीमारियों से बचने और बुरी आत्माओं को दूर भगाने के लिए इस्तेमाल होने वाले मंत्र और जादू टोने। तो लौह युग में सिर्फ लोहे के हथियार ही नहीं गढ़े जा रहे थे, बल्कि नए नए विचार और दर्शन भी जन्म ले रहे थे। चलिए अब अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, जहां ज्ञान और धर्म की नई धाराएं बह रही थीं। ये संख्या बहुत खास है, 108। परंपरागत रूप से उपनिषदों की संख्या 108 मानी जाती है। ये वो ग्रंथ हैं जिन्हें वेदांत भी कहा जाता है। वेदांत यानी वेदों का अंत या सार, उनका निचोड़। उपनिषदों ने एक बिल्कुल नई दिशा दी। अब जोर बाहरी कर्मकांडों पर नहीं, बल्कि अंदर की खोज पर था। इनका मकसद था गहरे सवालों के जवाब ढूंढना, जैसे कि मैं कौन हूँ, ये दुनिया क्या है, आत्मा और परमात्मा का रिश्ता क्या है। और इसी बौद्धिक मंथन के दौर में 2 प्रमुख धर्मों का उदय हुआ। एक तरफ गौतम बुद्ध, जिनकी शिक्षाओं ने दुनिया को एक नई राह दिखाई, और आपको पता है उनकी पहली महिला शिष्य उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ही बनी। और दूसरी तरफ था जैन धर्म, जिसे महान मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के आखिरी सालों में अपनाया था। ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। इसके बाद नागार्जुन, वसुबंधु और बुद्धघोष जैसे महान विचारकों ने इन दार्शनिक परंपराओं की मशाल को आगे बढ़ाया। उन्होंने इसे तर्क और ज्ञान से और भी ज्यादा मजबूत बनाया, जिसका असर आज भी महसूस किया जा सकता है। तो पाषाण युग के पहले औजारों से लेकर उपनिषदों के गहरे दर्शन तक, ये यात्रा हमें दिखाती है कि इंसानी सभ्यता ने कितनी लंबी और शानदार दूरी तय की है। अब सवाल ये है कि हजारों साल पुरानी इतिहास की इन गहरी परतों से आज हम अपने लिए क्या सीख सकते हैं।